आज के वीडियो में हम पोस्ट कार्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो पोस्ट कार्ब जो है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसे हमें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपका प्रशासन है, उसमें ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। तो ये जो टर्म ये बना, इसका एक फुल फॉर्म है। इसे जो दिया था वो लूथर गोलिक ने दिया था और 1937 में ये इन्होंने दिया था, जिसको पोस्ट कार्ब कहा जाता है। और इस जो भी जितने भी लेटर हैं उनका अपना कुछ एक मतलब है, और जो रिप्रेजेंट करता है जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको, वो भी जो प्रशासन है उसमें, है ना। तो इसको हम आगे देखते हुए पढ़ते हैं कि ये पोस्ट कार्ब है क्या। तो जैसे कि हमने कहा कि हर एक लेटर का अपना एक महत्व है। तो यहाँ पे जो पोस्ट कार्ब है उसको हमने डिस्क्राइब किया है कि पी यहाँ पे प्लानिंग को रिप्रेजेंट करता है, ओ ऑर्गेनाइजिंग को, एस जो है वो स्टाफिंग को, डी डायरेक्टिंग को, और सी ओ जो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग को रिप्रेजेंट करता है, आर रिपोर्टिंग, एंड बी बजटिंग। तो ये सब क्या है, क्यों है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। जब भी हम कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप देखोगे ना, आप देख रहे हो आपका कॉलेज भी है, उसका भी अपना एक प्रशासन है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक इंस्टीट्यूट है, वो वहाँ पे सारा कुछ प्रोसेस होता है। जो भी चीज़ें होती हैं, आपका जो सत्र चलेगा, जो आपका क्लासेस होंगी, जो प्रोफेसर्स होंगे, टीचर्स होंगे, आपके जो कोर्सेज होंगे, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, वो प्री प्लान्ड होती हैं। आपके जब आप वहाँ पढ़ने जाते हो तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी डिसाइड होती हैं पहले से ही। आपको वहाँ पे क्लास अटेंड करना होता है, ठीक है। तो वो एक प्लानिंग के थ्रू ही होता है। तो उसी तरीके से जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है, जो सर्विसेज है, उनके लिए जो जो भी चीज़ें प्रोसेस होंगी वो किस प्रकार से होंगी, इसके लिए पहले से ही प्लानिंग कर ली जाती है। कुछ प्लान्स बना लिए जाते हैं कि कौन सी पॉलिसी होगी, उस पॉलिसी में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, किस प्रकार से होंगी, है ना। ठीक इसी तरीके से फिर ऑर्गेनाइजिंग आता है इसमें। क्योंकि देखिए, कोई भी प्रशासन है उसको आप सिर्फ ऐसे ही नहीं चला सकते हैं। एक सिस्टम होगा जिसके अंतर्गत जो डिफरेंट लोग होंगे, जिनकी जो एक्सपर्टीज़ होगी, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उसके हिसाब से उन लोगों को वो सारी चीज़ें करनी होती हैं, है ना। तो उसमें रिसोर्सेज आपको ऑर्गेनाइज करना है, फंड ऑर्गेनाइज करना है। ये सारी चीज़ें क्या है, आप ऑर्गेनाइजिंग के अंडर करते हो ताकि कोई आपका प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। फिर आपका स्टाफिंग आता है, क्योंकि प्रशासन जो है वो उसमें 2 या 2 से अधिक लोग ही काम करेंगे, है ना। अकेला व्यक्ति उसमें काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो स्टाफ है उसको सही तरीके से उसका चुनाव किया जाए, उसे सेलेक्ट किया जाए, एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू सारी चीज़ें हों, और ज़रूरत पड़ने पे उनके लिए ट्रेनिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्टाफिंग में आ जाती हैं। इसके बाद डायरेक्टिंग होता है कि इसमें प्रॉपर गाइडेंस और लीडरशिप प्रोवाइड की जाती है जो भी लोग काम कर रहे होते हैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कोऑर्डिनेटिंग आता है। प्रशासन में अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, है ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, इसके अलावा जो होगा एक फील्ड के जो लोग होंगे उनका एक अपना डिपार्टमेंट होगा। तो सब कुछ अलग अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर रिपोर्टिंग आपका आता है, जिसमें आप डिफरेंट जो आपने एक्टिविटीज़ की होती हैं पूरे अपने काम के दौरान, जो प्रशासन के दौरान जो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उनकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है ना। क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और जो आपका एक्टिविटीज़ है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं, या बाकी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा बजटिंग, कि आपका क्या बजट होगा, ये सारी चीज़ें आप पहले से ही डिसाइड करते हो। ये हमने अभी शॉर्ट में समझा है, इसको हम आगे डिटेल में भी समझेंगे। अभी हमने इस वर्ड का मीनिंग आपको समझाया है। इसके अलावा बाद में 2 और वर्ड जो थे उनको ऐड किया गया है, जो कि प्रैक्टिशनर्स और एकेडमिक्स के लिए उन्होंने अपनी तरफ से इस शब्द को ज़रूरी समझा कि इसे रखना बहुत ज़रूरी है, जो गोलिक है उनके अप्रोच में। तो ये था इवैल्यूएशन और फीडबैक। इवैल्यूएशन मतलब कि कोई भी काम होता है, जैसे कि आप अपनी जो भी पढ़ाई करते हो तो लास्ट में आप देखते हो ना, आपके सेमेस्टर के बाद एग्जाम्स होते हैं, तो क्या होता है, वो आपका इवैल्यूएशन होता है कि आपने अभी तक जो भी परफॉर्मेंस दी है वो या जो भी चीज़ एक्टिविटीज़ की है, क्या आप उसमें अच्छा कर रहे हो, या आपको वो चीज़ें आपको वो नॉलेज मिल रही है। तो ये चेक करने के लिए आप इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक इसी तरीके से जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो देखा जाता है कि क्या वो सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो उनका इवैल्यूएशन होता है, असेसमेंट होता है, और फिर उसी असेसमेंट के आधार पर फीडबैक भी दिया जाता है। अब देखिए, इवैल्यूएशन 2 प्रकार का होगा, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हमने ये समझ लिया कि ये जो पोस्ट कार्ब है इसका पूरा इस शब्द का अर्थ क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इसको चलते हैं हम अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लानिंग को। तो प्लानिंग के बारे में टेरी और फ्रैंकलिन ने कहा था कि जो प्लानिंग होती है, ये ऐसे प्रकार का एक प्रोसेस होता है जिसमें कि
कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिसको गैदर किया जाता है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसके बेसिस पे कुछ अजम्पशन बनाए जाते हैं। अजम्पशन किस लिए बनाए जाएंगे? देखिए, आप कोई भी प्रोजेक्ट करने जा रहे हो या कोई भी प्रोग्राम आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम कोई है, विकास के लिए आप कोई कार्यक्रम बना रही है, मान लीजिए सरकार बना रही है कोई कार्यक्रम, तो उसे प्लानिंग तो करना पड़ेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप रैंडम उठा के किसी भी चीज़ पे कोई भी प्लान बना के और लोगों पे जारी कर दोगे, लोगों को दे दोगे कि भाई ये है, लीजिए आपका कल्याणकारी कार्यक्रम है। इसके लिए ज़रूरी है कि भाई सर्वे वगैरह होगा कि भाई बेसिक नीड अभी क्या है, जो हमारी जो पब्लिक है, जो जनता है, उसको क्या चाहिए, अभी उसकी क्या समस्या है। ये सारी चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे कि इस चीज़ को कैसे करना है, कि कौन सा। अब हर जगह पे आप एक ही चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। कहीं पे एजुकेशन की समस्या ज़्यादा पाई जाएगी तो कहीं पे निर्धनता आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, लोग इसके बारे में मतलब आप गैदर करोगे सारी इन्फॉर्मेशन कि अभी क्या ज़रूरत है, अभी उस पर कौन से प्लान की ज़रूरत है, कौन सी नीड है जिसको हमें जिस पे काम करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन जब आप इकट्ठा करते हो, उससे रिलेटेड आप कुछ अपने अल्टरनेटिव्स तैयार करते हो, सॉल्यूशन बनाते हो, है ना, एक ऑब्जेक्टिव अपना डिसाइड करते हो कि ये हमारा उद्देश्य होगा कि इस कार्यक्रम के थ्रू हम ये चीज़, ये ऑब्जेक्टिव प्राप्त करेंगे, है ना। जैसे मिशन इंद्रधनुष की बात हम करें तो मिशन इंद्रधनुष क्या था, उसमें जो टीकाकरण था, बच्चों का टीकाकरण कराया जाए, सुनिश्चित किया जाए कि हर एक बच्चे को जो बेसिक जो टीका होता है, जो वैक्सीनेशन होती है छोटे बच्चों के लिए, वो उन तक पहुँचे। क्योंकि बहुत सारे लोग अनअवेयरनेस के कारण या वो चीज़, वो सर्विस ऐसे इलाकों में नहीं पहुँच पाती है जो बहुत दूर दराज इलाके में है। तो ऐसे में कैसे उसको सुनिश्चित किया जा सके कि जो लोग हैं, जो जिनके बच्चे छोटे हैं, जो लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते, उन तक कैसे पहुँचाया जाए। तो मिशन इंद्रधनुष एक कार्यक्रम चला के और सबको टीकाकरण किया गया। तो ये कार्यक्रम है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे इसमें, उस प्रशासन के, वो लोग अपने अपने जो भी चीज़ें होंगी उस हिसाब से प्लान्स वगैरह जो होंगे वो बनाएंगे। जो एक्सपर्ट्स होंगे वो अपने उसमें जो भी एक्सपर्टीज़ है वो बताएंगे, है ना। और इसी तरीके से ये काम होगा, प्लानिंग होगी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई प्रोग्राम हो, जब भी वो शुरू होता है उसके लिए एक प्लानिंग आपकी होती है, ठीक है, कि सारी चीज़ें किस प्रकार से होने वाली हैं। और इसमें ये कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी तरीके से होगा, आपका एक प्लानिंग आपको देखने को मिलेगा। एक कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ ऑलरेडी प्लान की जाएंगी कि ये एक्टिविटी ऐसे करनी है, ऐसे लोगों तक ये पहुंचाया जाएगा। एक आप एक हाइपोथेसिस भी बना के रखोगे कि इतने लोगों को इस तरीके से इस योजना से लाभ होगा। तो ये आपने प्लानिंग की है, ठीक है, उसके हिसाब से आप सारी चीज़ें कर रहे हो। अब देखिए, ये जो प्लानिंग है ये दो तरीके की होगी, ठीक है। एक आपकी होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होती है, और दूसरी होती है आपकी ऑपरेशनल प्लानिंग, ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होती है इसको हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग से नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको लॉन्ग टर्म क्यों कहते हैं? इसका रीज़न ये है कि ये एक लंबे समय तक चलती है ना। मतलब लगभग 5 से 12 साल मान के चलिए कि ये, या उससे ज़्यादा भी कोई संस्था है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना कुछ कोई उससे प्रोजेक्ट सोचा है या कोई प्रोग्राम सोचा है, उससे रिलेटेड कोई प्लानिंग बना रही, तो ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आपकी आ जाएगी। क्योंकि ये लंबे समय के लिए है तो लॉन्ग टर्म कहलाएगी। अब इसमें क्या होता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ उस ऑर्गेनाइजेशन या उस संस्था की कराई जाएंगी वो सारी इसमें इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। सारी एक्टिविटीज़ आपकी इसमें आएंगी। इसी कारण से इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कह रहे हैं। और कंप्रिहेंसिव होता है ये नेचर में, ठीक है। आपका ये व्यापक होगा और दीर्घकालिक होगा, ठीक। अब आता है ऑपरेशनल प्लानिंग। इसमें क्या होता है, इसको हम टैक्टिकल प्लानिंग भी कहते हैं, मतलब सामरिक योजना भी कहते हैं। ये आपका, देखिए, आप समझ पा रहे हो, वर्ड से ही आपको समझ में आएगा कि ऑपरेशनल है ना, परिचालन। ऑपरेशनल का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ आपकी हो रही है, जो फंक्शन कर रही है, उस दौरान उस पर आप उसके लिए जो स्पेसिफिक कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ गोल्स होंगे, जिनको अचीव करने के लिए आप कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग करोगे, कुछ सर्टेन आप डिसाइड करोगे कि ये एक्टिविटीज़ हम इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं, वो आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये लंबे समय का नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव जो होगा आपका, किसी एक ऑब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट करना है, तो आपने क्या किया कि आपका कोई एक बड़ा कुछ लक्ष्य है, आपने उसके लिए छोटे छोटे कुछ अपने स्ट्रेटेजी, जो आपके प्लानिंग्स हैं, छोटे छोटे प्लानिंग कर लिए कि हमको इसको कैसे अचीव करना है, स्पेसिफिक कुछ छोटे एरियाज़ में आपको उसको करना है, तो वो आपका इसमें आ जाएगा। क्योंकि ये लंबे समय तक नहीं, लंबे समय के लिए नहीं बनाया जाता है, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए ही बनाया जाता है, तो इसको शॉर्ट टर्म प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। और जो आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होता है ना, वो ऑपरेशनल प्लानिंग के ही आधार पे सारी चीज़ें वो करता है, ठीक है। कि आपका ऑपरेशनल प्लानिंग अगर ढंग से काम कर रहा है, जो आपने प्लानिंग बनाई है ये सही तरीके से अपना फंक्शन कर रही है, तो क्या होगा, आपकी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है
उसमें जो डिसाइड आपने किए हुए थे कुछ एक्टिविटीज़, कुछ प्लान्स बनाए हुए थे, तभी वो काम करेगा, है ना? तो इसलिए ज़रूरी है, ये इसी पे डिपेंडेंट करता है। तो ये हमारे 2 टाइप्स होते हैं प्लानिंग के। अब देखिए, प्लानिंग होती है तो प्लानिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। अब डायरेक्ट कुछ भी हम तो करना शुरू नहीं करेंगे, तो प्लानिंग करने का भी अपना एक प्लान करोगे आपकी, पहले क्या करना है उसके बाद क्या करना है। तो सबसे पहले आप अपना जो प्रॉब्लम है डिफाइन करते हो। प्रॉब्लम मतलब आप जिस समस्या का निवारण चाहते हैं, आप जो चीज़ करना चाहते हैं, आप शिक्षा का प्रसार करना चाहते हो, आप जो है स्वास्थ्य लोगों का स्वास्थ्य बेहतर करना चाहते हो, तो ये क्या है, मतलब एक आपने टॉपिक उठाया, उस पे आप काम करना शुरू करते हो, तो आपको डिफाइन करना होगा। अब हर चीज़ को एक साथ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने अपना प्रॉब्लम डिफाइन कर लिया। फिर आप क्या करोगे, उससे रिलेटेड जो भी डेटा है और इन्फॉर्मेशन है, आप उसको कलेक्ट करोगे। जो भी उस दौरान आप कर रहे होगे, एक्टिविटीज़ में आने वाले हैं, वो सारे आपका इसमें आप इंक्लूड कर लोगे, ठीक है। फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हुई है, जो डेटा आपने लिया है, आप उसको एनालाइज करोगे। भाई डेटा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि हमें उससे कुछ मीनिंगफुल निकालना है, तो उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि ये डेटा क्या कहता है, किस तरीके से काम कर रहा है ना। फिर इसके बाद आप कुछ अपना क्राइटेरिया होगा, कुछ स्टैंडर्ड होगा जिसको आप इस्टेब्लिश करोगे, क्योंकि आपका जो प्लानिंग है उसमें आपको कुछ ना कुछ डिसाइड करना होगा, है ना। कुछ क्राइटेरिया बनाना होगा कि हम इस फील्ड में ये काम करना चाहते हैं, हम ये कोई जो गोल है उसको इतना अचीव करना चाहते हैं। आप कुछ अपने आप को टारगेट दोगे, स्टैंडर्ड कुछ सेट करोगे कि अगर ये चीज़ इतनी प्राप्त करते हैं हम, तो मानेंगे कि हाँ, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले लो, आप कहोगे कि आपने डिसाइड किया कि आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो आप अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बना लोगे कि मैं इतने एमसीक्यूज सॉल्व करूँगा, है ना, या मैं इतने थ्योरीज को एक घंटे में इतनी थ्योरीज कंप्लीट करूँगा। तो ये सब क्या है, ये आपने यहाँ पे खुद को एक सेट कर दिया स्टैंडर्ड। अगर आप वो अचीव करते हो तो आप मानोगे कि हाँ, मैं सही प्लानिंग के तहत अपना काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे करोगे वो। इसके बाद आपका जो डिफरेंट एक्शंस होंगे, आपके जो आपने गोल डिसाइड किया है उसको प्राप्त करने के लिए, उसके लिए आप अलग अलग जो भी आपकी प्रिपरेशंस होंगे वो तैयार करोगे, ठीक है। क्योंकि आप अलग अलग काम है तो उसके लिए आपको अलग अलग तरीके से काम करना होगा। अलग अलग काम को अचीव करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी आपकी, तो वो आप यहाँ पे डिसाइड करोगे। उसके बाद ये कुछ अल्टरनेटिव्स आप बनाते हो, है ना। फिर उसमें से आप डिसाइड करोगे कि कौन सा बेस्ट होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको नेट के लिए अपना प्रिपरेशन करना है, तो आप क्या करते हो, आप डायरेक्ट किसी भी एक यूट्यूब चैनल पे जाके पढ़ना शुरू नहीं कर देते हो। आप चीज़ों को सर्च करते हो, है ना। आप देखोगे कि बुक से पढ़ना बेस्ट है या जाके यूट्यूब चैनल से किसी एजुकेटर से जो वीडियोज़ है उससे पढ़ना अच्छा है, या आपका क्वेश्चंस मॉक टेस्ट लगाना अच्छा है, या जो क्लासरूम में प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं उसके जो नोट्स आप बना रहे हो उससे पढ़ना है। तो ये चीज़ें क्या, ये आपके अल्टरनेटिव्स हैं। आप यहाँ पे डिसाइड कर रहे हो कि मुझे कौन सा करना है, तो आप वहाँ पे एक अपना डिसाइड कर लेते हो, चलो भाई हम यूट्यूब से पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे चीज़ों को डिस्क्राइब भी करते हैं और हम अपना नोट्स भी बना सकते हैं, और वो कभी भी हमें एक्सेस हो सकता है, क्योंकि वो 24 घंटे आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है कि जो भी आपने प्लान बनाया है, तो कौन सी चीज़ आप कब करोगे, ये आप सीक्वेंस में डिसाइड करते हो और उसी हिसाब से आप प्लान करते हो। चीज़ों को डिटेल्ड जो भी है आप उसका अरेंजमेंट उस तरीके से करोगे। फिर किस तरीके से ये चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हो, उसके क्या क्या चैनल्स होंगे जिससे आप फीडबैक प्राप्त कर सकते हो, आपके जो भी प्लान्स हैं उसके लिए आप डिसाइड करोगे। फिर आप आपका जो प्लान होता है उसको इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है, कि हाँ किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो इसमें आप डिसाइड करोगे क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे। उसके बाद आप ये भी पहले से ही डिसाइड करोगे कि आपका जो भी परफॉर्मेंस होगा उसको इवैल्यूएट करने का आपका तरीका क्या होगा। जैसे कि हमने कहा ना कि आपने डिसाइड कर लिया कि अगर मैं 100 क्वेश्चंस सोशल वर्क के एमसीक्यूज 100 एमसीक्यूज सॉल्व करता हूँ और उसमें से 75 to 80% अगर मेरे क्वेश्चन सही होते हैं, तो मतलब मैंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे आप एक स्टैंडर्ड सेट किया आपने कि हाँ भाई हम किस तरीके से अपना इवैल्यूएशन करेंगे, एमसीक्यूज के थ्रू करेंगे या कैसे करेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे आपको हिंदी में भी ये चीज़ मिल जा रही है, तो आप यहाँ से हिंदी में भी देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम इस बात का ध्यान रखते हैं, जो प्रशासन होता है वो देखता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होंगे ना, जो भी काम हो रहा होगा वहाँ पे तो बहुत सारे लोग होंगे, डिफरेंट माइंडसेट के होंगे, और कुछ मुद्दों को लेकर उन पे आपस में भी डिस्कशन हो सकता है। तो इस ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप हो, ताकि वो एक दूसरे के लिए हेल्पफुल रहे और ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीज़ें हों, जिनके जो भी लोग हैं उनको उनके जो टास्क है वो बता दिए जाए कि उनके टास्क क्या है, किस तरीके से करना है। जो इन्वायरमेंट हो वहाँ का वो अच्छा होना चाहिए, ताकि लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से ना जूझें, बल्कि
वहाँ पे उनको ऐसा माहौल मिले कि वो जो अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी है वो कर पाए। तो ऑर्गेनाइज़्ड होनी चाहिए चीज़ें, है ना? इसके लिए ज़रूरत क्यों होता है भाई? ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग चीज़ें क्यों होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज़्ड क्यों होनी चाहिए? तो आप घर में भी रहते हो, आपका जो रूम होता है, आप अगर आपका स्टडी टेबल है, वहाँ पे अगर आप अपनी बुक्स और बाकी चीज़ें अगर ऑर्गेनाइज़्ड नहीं रखते हो, लास्ट टाइम पे आपको कॉलेज जाना होता है या फिर कहीं जाना होता है, तो आप उसको ढूँढना शुरू करते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ऑर्गेनाइज़ नहीं होता है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपने कौन-सी चीज़ कहाँ पे रखी है और किस तरीके से रखी है, तो आपको वो चीज़ आसानी से मिल जाती है और आपका काम आसान हो जाता है, आपका टाइम भी बचता है और आपका मन भी शांत रहता है। तो उसी तरीके से ये भी कुछ है काम करता है। तो इसमें जो आपका ज़रूरत की हम बात कर रहे थे, तो देखिए जब इंसान को अपने जो टास्क है, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अगर क्लियर होंगी कि मैं क्या मेरा काम है, मेरी अथॉरिटी क्या है ना? तो वो क्या करेगा, वो उस काम को अच्छे से करेगा, उसको पता है कि मुझे क्या करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है इसलिए क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को पता होनी चाहिए, एक लीडरशिप होनी चाहिए। तो ये चीज़ें क्लियर होंगी तो लोगों को सही से सही चीज़ें पता चल पाएँगी, उनको क्या करना है, कैसे करना है। तो ये जो प्रोडक्टिविटी है वो बेहतर हो पाएगी, ठीक है? और दूसरी चीज़ है कि इससे कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होता है। आपस में कॉन्फ्लिक्ट किसी चीज़ को लेकर है तो वो अपने एक लीडर के पास जा सकते हैं, जो लीडर होगा वो उसको सॉल्व कर देगा क्योंकि उसको अथॉरिटी है कि हाँ, वो उसके पास वो डिसीजन लेने में उनकी हेल्प कर सकता है। तो ये यहाँ पे आसानी हो जाएगी, है ना? और इससे लोगों का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, पॉजिटिव जो आउटकम होंगे वो निकल के आएँगे क्योंकि लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होने के बजाय वो आपस में एक-दूसरे को हेल्प करते हुए रहेंगे, अपने टास्क को कंप्लीट करने में वो लगे रहेंगे। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं आपके जो चीज़ें ऑर्गेनाइज़्ड होती हैं, तो ऑर्गेनाइज़िंग के ये फ़ायदे हैं। अब इसमें जो 4 एलिमेंट है ऑर्गेनाइजिंग की वो हम जान लेते हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर, देखिए अभी हमने कहा ना सबके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बँटे होंगे, सबको पता होगा कि उन्हें क्या करना है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है इसकी। फिर आता है डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो हमेशा आप देखोगे कि ऊपर में सबसे ऊपर कोई ना कोई एक व्यक्ति होता है जो कि जिसके पास फाइनल डिसीजंस आते हैं, है ना? ये मान लीजिए कोई किसी को सीईओ है कोई, वो उसके पास सब लोग आएँगे तो फाइनल डिसीजन आएगा। अब इसके नीचे जो बाकी के जो सीनियर होंगे वो लोग होंगे, उसके नीचे जो मैनेजर्स होंगे वो होंगे, है ना? फिर उनके नीचे जो उनके सबॉर्डिनेट और बाकी लोग होंगे, ठीक है? तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें बटी होती हैं। तो इससे फ़ायदा ये है कि जो छोटे-मोटे जो लोकल जो प्रॉब्लम्स है उनका जो सॉल्यूशन है वो ढूँढ सकते हैं खुद से, उसके लिए डिसीजन ले सकते हैं। तो इनके अंदर एक डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से ये फ़ायदे होते हैं कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना-अपना डिसीजन ले सकते हैं, है ना? और एक चीज़ होता है कि मान लीजिए कोई फाइनल डिसीजन ऐसा लेना है, फंडिंग का हो या कुछ ऐसा हो जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में ये छोटे-छोटे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सिर्फ़ अपना बेनिफिट ना देखें। तो ऐसे में जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही होगा उसका डिसीजन जो सीईओ होगा वो लेगा। तो वहाँ पे वो सेंट्रलाइजेशन उस तरीके से काम करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ पावर्स जो है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ पावर्स जो हैं वो जो नीचे के लोग हैं मतलब जो लोअर लेवल पे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी दिया जाए ताकि उनके अंदर भी एक डिसीजन मेकिंग की स्किल्स जो है वो डेवलप हो सके और एक काम को स्मूथ किया जा सके क्योंकि हर चीज़ अगर हर एक छोटे डिसीजन के लिए अगर वो ऊपर जाएंगे तो उनके पास सैकड़ों काम हैं, है ना? वो डिले होगा, उसमें बहुत सारा टाइम जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो छोटे-छोटे मुद्दे हैं वो इनको सॉल्व कर लें। हाँ, जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है उसको वो सेंट्रलाइजेशन के थ्रू करेंगे, ठीक है? फिर आपका आता है जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है। डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या है कि जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनको बाँट दिया जाता है। अब मान लीजिए कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना? एक फाइनेंस डिपार्टमेंट आपका हो गया। इसके अलावा आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट हुआ, सेल्स डिपार्टमेंट हुआ। ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है? तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट हो गए तो फाइनेंस वाले जो होंगे वो फाइनेंस का सारा काम देखेंगे, वो फंडिंग देख रहे हैं, किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है। और जो मार्केटिंग वाले होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन या जो कंपनी है उसके बारे में देख रहे होंगे कैसे उसका प्रचार प्रसार लोगों के बीच में किया जाए, कैसे क्या हो सकता है। और सेल्स वाली जो कोई प्रोडक्ट है जो उसके उस पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये अलग-अलग अपने लोग काम कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, अपने-अपने रोल से, किसी एक पे कोई भार नहीं पड़ेगा और काम स्मूथली हो सकेगा, है ना? फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल, कुछ लोगों को अथॉरिटी दी जाएगी, उनके अंडर में कुछ लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे क्योंकि देखिए अगर कोई कंट्रोल नहीं होगा और सबको फ्री छोड़ दिया जाएगा कि वो अपने मन का डिसीजन ले, तो ऐसे में क्या होगा कि लोग अपने फ़ायदे के हिसाब से डिसीजन लेने लगेंगे, है ना? ऑर्गेनाइजेशन का नहीं देखेंगे और कॉन्फ्लिक्ट भी ज़्यादा होगा। लेकिन जब उन्हें पता होगा कि उनका एक सुपरवाइज़र है, जिसके पास उन्हें फाइनल डिसीजन के लिए जाना है, तो एक जो होगा ना कॉन्फ्लिक्ट जो है लोगों के बीच में, उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो जाएँगे वहाँ पे, वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो ये चारों चीज़ें जो होती है एक महत्वपूर्ण हो जाती हैं आपकी ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है? इसके बाद आपका आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है।
क्योंकि प्रशासन जो है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, उनके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो क्या होंगी, उनके मतलब हर कुछ, उनका एजुकेशन सब कुछ इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो इसमें एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाता है और उनके साथ जो भी चीज़ें होंगी आगे के काम वो होंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत ये आपका आ जाएगा। इसमें आपके इंटरनल फैक्टर जैसे आपकी स्किल्स, नीड्स जो हैं, वैकेंसीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशनल जो प्रायोरिटीज़ हैं, सब कुछ शामिल होगा, है ना? कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या स्किल चाहिए और किस टाइप की काम जो कराने उसके लिए उसकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, कि जो व्यक्ति है उसकी क्या पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। तो इसका एक प्रोसेस होगा जिसमें कुछ बंच ऑफ जो वैकेंसीज है वो जारी करती है जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें एक आपका सबसे पहले होता है रिक्रूटमेंट होता है, जो एक प्रोसेस होता है उसमें मतलब अलग अलग चीज़ें होती हैं। वो अपना जो भी आपका जो एप्लीकेशंस है वो जारी करते हैं, उसमें जो कैंडिडेट होता है उसकी एलिजिबिलिटी बताई जाती है ना? और उसको लोगों के बीच में उसको पब्लिश किया जाता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है कि जो कैंडिडेट है उसका कौन सा कैंडिडेट उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, बेस्ट है, ये प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। अब इसमें देखिए, आपने कभी कोई इंटरव्यू दिया होगा या आप कभी किसी कंपनी के लिए आपने अप्लाई किया होगा, तो आप देखते हो ना उसके कुछ प्रोसेस होंगे जिसमें आपको सीवी के थ्रू या कोई फॉर्म फिलअप करके आपको अप्लाई कराया जाता है। देन वो उसके हिसाब से उनका जो प्रोसेस होता है, ग्रुप डिस्कशन कराते हैं या इंटरव्यू लेते हैं, कुछ स्किल से रिलेटेड टेस्ट लेते हैं या नॉलेज बेस्ड टेस्ट लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिलेक्शन के प्रोसेस में आती हैं। फिर जो व्यक्ति यहाँ से सेलेक्ट होके आता है उसे इंडक्शन और ओरिएंटेशन दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो न्यू कमर्स होते हैं उनको बताया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें क्यों चूज़ किया है, ऑर्गेनाइजेशन की उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे डिस्कस करते हैं। उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बताए जाते हैं और क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, सब कुछ इसमें डिटेल उन्हें बताई जाती है। फिर आपका है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, जब ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एम्प्लॉय को लेती है तो वो उसके अंदर कुछ कैपेबिलिटीज़ देखती है, कुछ उसकी स्किल्स देखती है ना। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि जो कंपनी होती है अपनी तरफ से भी प्रोवाइड करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना। वो देखती है कि उसके एम्प्लॉय को क्या नीड है, कौन सी स्किल्स हैं जिसको इन्हेंस करने में कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हेल्प कर सकती है। वो कैसे जो इन्वायरमेंट है, जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो अच्छा बेहतर कर सके, जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ाया जा सके, है ना, जिससे कि जो व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहा है वो प्रोडक्टिव रहे। तो इसके लिए वो एनालाइज करते हैं, चीज़ों को देखते हैं वो, फिर उसके हिसाब से जो भी स्किल्स की ट्रेनिंग या जो नॉलेज बेस्ड जो भी चीज़ें उन्हें देनी होती है वो उसके थ्रू देते हैं और जो व्यक्ति होता है, जो उनका एम्प्लॉय होता है, उसका डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस का जो अप्रेजल का मतलब यहाँ पे है कि जो एम्प्लॉय होते हैं जब वो अपना काम कर रहे होते हैं तो उनके कुछ जो कंपनीज होते हैं, कुछ उनके लक्ष्य होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ टास्क वो असाइन करते हैं अपने एम्प्लॉय को कि आपको ये चीज़ें प्राप्त करनी है, ये आपका गोल है, ये आपका टास्क है, इस साल आपको ये चीज़ें करनी है। तो देखते हैं वो जब अप्रेजल का टाइम आता है तो वो उनके परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। वो कुछ स्टैंडर्ड सेट की गई होती है उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा। फिर वो देखते हैं कि क्या इनका जो परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज़ का वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, क्या जो चीज़ें कंपनी की तरफ से एक्सपेक्टेड की थी उनके लिए वो है या नहीं। तो यहाँ पे वो परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू ये सारी चीज़ें करते हैं, उसी हिसाब से वो उनको इंसेंटिव वगैरह या जो भी चीज़ें होती हैं वो देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आपका स्टाफिंग प्रोसेस में होता है और ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी कंपनी में भी काम कर रहे हैं, आप चाहे पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, ये सब जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा ही। ठीक है, ये यहाँ पे हिंदी में है, आप इसको देख सकते हो। फिर आपका आता है डायरेक्टिंग। देखिए, डायरेक्टिंग का क्या मतलब है, यहाँ पे किसी भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिंग का बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं योगदान होता है। निर्देशन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि ये एक मैनेजरल फंक्शन होता है। अगर एक अच्छा गाइड या सुपरवाइज़र नहीं होगा जो उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करे, जो उसमें टीम है उसको लीड करे, तो ऐसे में क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना जो उसका मेन मोटिव रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने का, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक जो सही फिट
वाला व्यक्ति है, जो लीडर है, वो असाइन किया जाए, क्योंकि उसी के थ्रू वो सारी चीज़ें होनी हैं। उसके अंडर में ही जो लोग होंगे वो काम कर रहे होंगे। अगर वो उन्हें सही तरीके से डायरेक्ट करेगा तो जो भी काम है वो बहुत स्मूथली होगा, और एक मतलब कह सकते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट वगैरह आते हैं वो कन्फ्लिक्ट्स वगैरह रिजॉल्व वो कर पाएगा। लेकिन अगर लीडरशिप अच्छी नहीं होगी तो जो प्रोडक्टिविटी है वो अपने आप ही घट जाएगी, क्योंकि लोग आपस में ही कन्फ्लिक्ट में रहेंगे और बाकी चीज़ों में रहेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा लीडर आपका होना चाहिए, है ना। और इसको प्राप्त करने में वो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा मार्गदर्शक हो, गाइड हो, जो अपनी टीम को मोटिवेट करे। जब कोई समस्या आती है उसके टीम मेंबर्स को, तो उनको ध्यान से सुने, समझे और सॉल्व करने में उनकी हेल्प करे। तो ऐसे में डायरेक्टिंग का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं रोल है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका आता है कोऑर्डिनेशन। देखिए, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बॉडी पार्ट की बात करें, आपस में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर काम नहीं होगा, है ना। जैसे कि हमारी जो आँखें होती हैं वो देखती हैं कि कोई नुकीली चीज़ हमारी तरफ आ रही है, तो वो क्या, जो पलकें होती हैं वो तुरंत अपने आप को बंद कर लेती हैं। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन है हमारे ब्रेन का, इसका सेंसरी जो हमारे जो नर्वस सिस्टम है सबका। तो अगर ये ढंग से काम नहीं करेगा तो फिर इंसान भी नहीं चल पाएगा। ठीक उसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें भी ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में केवल एक माइंडसेट के लोग नहीं होते हैं। उसमें लोगों का माइंडसेट अलग होता है, अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं, उनके सोचने का तरीका अलग होता है, और वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। लेकिन गोल सबका क्या है, गोल सबका एक ही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो भी एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसको प्राप्त करना है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो उसके लोग हैं, वो आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम करें, समन्वय बैठाकर काम करें, है ना। एक ग्रुप की तरह वो खुद को ले और उस काम को करने में अपना जो भी पूर्ण क्षमता है वो उसका योगदान वहाँ पे दे। तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है पोस्ट काम में, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है रिपोर्टिंग। देखिए, आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, अगर आप उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हो तो फिर आपके काम करने का कोई मतलब फ़ायदा नहीं होगा, जब आपको वो चीज़ें कहीं पे प्रेजेंट करनी होंगी, है ना। और रिकॉर्डिंग जो होता है, रिपोर्टिंग जो होता है, वो आपके लिए इसलिए भी बेनिफिशियल होता है कि आपको पता चलता है कि जो भी आपने पूरे टाइम एक्टिविटीज़ की, जो भी चीज़ें आपने की, आपका वो जो काम करने का तरीका था वो कितना सफल रहा, वो कितना यूज़फुल रहा, जो आपने टेक्निक्स यूज़ की, और जो भी आपका ट्रांसपेरेंसी है वो वहाँ पे बना रहता है, ठीक है। अब रिपोर्टिंग जो होता है, इसमें सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन पूरे प्रोग्रेस के दौरान, जो मतलब जो प्रोग्राम के दौरान जो प्रोग्रेस हुआ है, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में जो चैलेंजेस आए हैं, सारी चीज़ें आप वहाँ पे रखते हो, है ना। सारी डिटेल, बजट वगैरह सब कुछ आपका वहाँ पे, कि आपने कितना फंड कहाँ यूज़ किया, ये सारी चीज़ें आपकी रिपोर्टिंग में आती हैं। तो इससे सबसे ज़रूरी चीज़ है, एक तो आपके पास हर चीज़ का आपका प्रूफ होता है, दूसरी आपकी ट्रांसपेरेंसी भी पता चलती है कि आपने किस तरीके से काम किया है, और ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को इवेलुएट भी कर पाता है कि जो लक्ष्य हमने प्राप्त करने के लिए जो एक्टिविटीज़ की वो सही से की है या नहीं, है ना। सारी चीज़ें वो यहाँ पे जान पाता है। अब देखिए, रिपोर्टिंग भी दो तरीके की हो सकती है, ठीक है। जो एक आपका इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। तो ये रिपोर्टिंग आपका इसलिए ज़रूरी है, हमने बता दिया क्यों। और इसके बाद आपका आता है बजटिंग। बजटिंग जो है कि साथ ही साथ आप कौन सी एक्टिविटीज़ पे कितना फंड अपना खर्च करने वाले हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पता चलती हैं, है ना। फाइनेंशियल आपका पूरा रिकॉर्ड बजटिंग में आ जाता है, क्योंकि बिना बजट बनाए अगर आप किसी काम को शुरू कर देते हो, आपको अंदाज़ा नहीं रहेगा कौन सी एक्टिविटी में क्या खर्च कितना होने वाला है, तो आगे जाके ये आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, और इसका जो भी नियंत्रण होता है वो जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होता है या गवर्निंग काउंसिल होता है, उनके थ्रू ही सारी चीज़ें पास होती है। क्योंकि ये कोई मतलब कोई जो नीचे जो एम्प्लॉई है वो अपने मन से नहीं कर सकता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल मुद्दा हो जाता है ना। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ता है। इसके बाद आपका आता है इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। देखिए, आपने सारा काम कर लिया, पूरा प्रोसेस आपने कर लिया, आपने कोई कार्यक्रम इम्प्लीमेंट किया, सारी चीज़ें रिपोर्ट वगैरह बना ली, ठीक है। लेकिन अब उस रिपोर्ट को आप एनालाइज नहीं करोगे, इवैल्यूएट नहीं करोगे कि क्या आउटकम रहा, किस तरीके से, तो वो आप कैसे पता करोगे कि आपका जो कार्यक्रम आपने किया है वो सफल रहा या नहीं, जिस चीज़ के लिए आपने वो चीज़ शुरू की थी वो रही या नहीं। तो यहाँ पे आप इवैल्यूएशन करते हो, है ना। ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें जो होता है ये दो टाइप का होता है, आपका एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है, ठीक है। इंटरनल में जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग होंगे, जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होंगे, उनके पास जो भी चीज़ें जाएंगी वो उस हिसाब से
उसको देखेंगे। फिर इसके बाद जो होगा एक्सटर्नल, उसमें जो आउटसाइड जो एजेंसी होगी, है ना, जैसे गवर्नमेंट हो गया या कोई कंपनी है, कोई डोनर है ना, वो जिन्होंने फ़ंड दिया है, वो लोग उसको इवैल्यूएट करते हैं कि वो देखते हैं कि ये अपने परफॉर्मेंस जो इन्होंने दी है या जो इन्होंने काम किया है उसका क्या लाभ लोगों को पहुंचा है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं और उसके अकॉर्डिंग ही फिर जो भी फीडबैक होता है, अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपने बहुत अच्छी की है तो उसके जो पॉजिटिव फीडबैक आपको मिलेंगे, या कहीं पे जो चीज़ें और अच्छी की जा सकती हैं या कुछ चीज़ें हैं जो सही से नहीं हो पाई हैं, उसके बारे में भी फीडबैक मिलता है, ताकि आगे का जो भी प्रोग्राम अगर कुछ किया जा रहा है तो उसमें वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। तो ये टोटल हमारा आज हमने पोस्ट का आपको समझ लिया है, जो कि लूथर गुलिक ने दिया था, और ये आपका सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ही आता है। अगर ये सारी चीज़ें आप जब पढ़ लेते हो, इसमें आपको क्वेश्चंस इस तरीके से आ सकते हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि पोस्ट का आप किसने दिया है। दूसरा, जैसे कि ये क्वेश्चंस अधिकतर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो स्टाफिंग प्रोसेस वाला है ना? ये आपका आ जाता है कि किस प्रकार से होता है स्टाफिंग प्रोसेस, क्या-क्या प्रोसेस होता है, उसको आपको आ सकता है कि सीक्वेंस में लगाइए या ऐसे कुछ। तो चीज़ों को अच्छे से समझिए। देखिए, ये आपका आगे भी काम आएगा अगर आप कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन को जॉइन करते हैं, तो वो चीज़ें आपको देखने को वहाँ भी मिलेंगी, और इस तरीके से भी इन जनरल आपके पेपर में तो ये आता ही है। अगर आपको कोई चीज़ है, कोई क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है, या कोई टॉपिक है जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, हमें कवर करना चाहिए, तो आप कमेंट में उसको मेंशन ज़रूर करें। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।